हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका वेटेज जो जेमेन और एडवांस में काफी ज्यादा रहता है। और ये चैप्टर है बच्चों मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो इसको हम बहुत ही क्विकली जो वो रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले भी बच्चों कुछ चैप्टर्स का क्विकली रिवीजन जो हम करवा चुका हूं, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डले हैं, तो जल्दी से जाके आप उन भी सारे लेक्चर्स को देखिए। साथ ही साथ में इस लेक्चर बच्चों एक पर्टिकुलर ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं जिससे काफी हेल्प आपको मिलेगी क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व करने में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीजें इसमें होती है। सबसे पहले बच्चों एक टर्म आती है डिटरमिनेंट में माइनर। माइनर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी अगर एलिमेंट्स का आपको माइनर फाइंड करना है तो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में वो एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो और कॉलम को डिलीट करने से जो आपके पास में डिटरमिनेंट बचेगा वो आपके पास में उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर। उसके बाद में बच्चों एक टर्म आती है आपके पास में कोफैक्टर। कोफैक्टर में आपको कुछ नहीं करना बच्चों, जो आपने अभी माइनर फाइंड किया है उसको -1⁻⁰ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपके पास में कोफैक्टर आ जाएगा। i+j का मतलब क्या है, i यहां पे बच्चों रो है और j जो वो आपके पास में कॉलम है। उसके बाद में बच्चों एक डिटरमिनेंट जो उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। तो वैसे तो बच्चों आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट उसको एक्सपेंड कर सकते हो, बट उसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो उसका मतलब होता है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले लो और उस रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को उनके जो रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स है उनसे मल्टीप्लाई करके अगर उनका सबका सम ले लेंगे तो आपके पास में वो डिटरमिनेंट जो उसकी वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी। अगर अगली बच्चों हम यहाँ पे बात करें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, ये काफी बेहद खास होती है बच्चों। इनकी हेल्प से क्वेश्चंस को आप काफी जल्दी सोल्व जो कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास में प्रॉपर्टी है कि अगर आप कॉलम्स और रोज को आपस में इंटरचेंज कर दोगे जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट जो वो नहीं पड़ेगा। सेकंड बच्चों आपके पास में प्रॉपर्टी की एक पर्टिकुलर डिटरमिनेंट की किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो तो वहां पे आपके पास में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसको अपने पास में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। अगली बच्चों यहां पे बात है, प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक डिटरमिनेंट है उसकी कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है बच्चों उसको हम बोलेंगे जीरो। अगली अगर बच्चों हम यहां पे बात करें तो अगर आपको किसी एक डिटरमिनेंट को किसी एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना है तो इसका मतलब है कि उस डिटरमिनेंट की किसी एक रो या कॉलम के आप सारे एलिमेंट जो उनको k से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे एलिमेंट जो है उनको आप k से मल्टीप्लाई कर दो। अगली बच्चों यहां पे चीज है कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम के एक रो या एक कॉलम में अगर आपके पास में एलिमेंट जो है वो दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो वहां से आप उन दो को अलग अलग डिटरमिनेंट के समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसके अलावा अगर बच्चों हम अगली बात करें कि कोई भी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यहां पे प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कोई भी एक डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स है उसमें अगर दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है उस पर कोई इफेक्ट बच्चों यहां से नहीं पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां से सवाल जो हर बार पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो स्टैंडर्ड तरीका वो बच्चों को बता देता हूं, इसके बाद में एक ट्रिक भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड करेंगे। डेल्टा का मतलब यहां से क्या है कि जो तीन इक्वेशन गिवन होंगी उसमें x y z के जो कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनेगा उसको डेल्टा बोला जाता है। उसके बाद में x के कोफिशिएंट्स को हटा के अगर हम कांस्टेंट टर्म डाल देंगे तो वो उसको डेल्टा x बोला जाता है। y के कोफिशिएंट्स को हटा के अगर वहां पे हम कांस्टेंट टर्म्स सारी डाल देंगे तो उसको आपके पास में डेल्टा y बोला जाता है। और z वाली टर्म्स के अगर साथ में डालेंगे तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा z। तो ये तीनों चीजें हम फाइंड करेंगे। इसमें बच्चों सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड करेंगे। अगर डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो वहां से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो उसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, आगे आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों यहीं पे सेकंड केस अगर हम लेके डेल्टा जो है वो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तो आपको डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z जो वो भी चेक करना है। अगर वो भी तीनों 0 हैं तो उस केस में बच्चों बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z तीनों में से बच्चों एक भी नॉन जीरो हो गए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमेशा कोई भी सॉल्यूशन जो वो नहीं होगा। अगर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक यानी एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है तो उसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें बच्चों एक दो टर्म आती है, एक ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन।
ये टर्म्स हम यूज करते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। होमोजीनियस इक्वेशंस का मतलब क्या है, जिनका आपके पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जिनकी कांस्टेंट टर्म जो वो आपके पास में सारी की सारी जीरो है। तो उस केस में अगर आपके पास में डेल्टा की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, 0 0 0। इस टाइप के सॉल्यूशन को बच्चों हम बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। और अगर मान लो कि उसमें डेल्टा की वैल्यू भी जीरो आएगी, अगर देखो कांस्टेंट टर्म जीरो है तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो हमेशा ही जीरो होंगे, बट अगर उसमें डेल्टा भी जीरो आ गया तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो ये तो स्टैंडर्ड मेथड हो गया। एक और बच्चों यहाँ पे मेथड है जो कि मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बच्चों यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन जो उसको क्विकली जो वो सोल्व कर सकते हो। इसमें देखो आपको क्या करना होता है, इसमें बच्चों आपको देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये मेथड पहली चीज तो आप कब अप्लाई करोगे, अप्लाई तो वैसे कभी भी कर सकते हो, बट अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन को हम इजी बनाएं। तो बच्चों में ये जनरली तब यूज करेंगे जब आपके पास में कोई दो इक्वेशन ऐसी हो जिसके अंदर कोई अननोन ना आ रहा हो, यस और नो। तो देखो यहाँ पे कोई भी अननोन आपके पास में नहीं आ रहा, और अननोन भी खास करके एक्स वाई जेड के साथ में नहीं आना चाहिए, वरना कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो ये जेईई मेन 2021 का ही सवाल। देखो क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन का यूज करके आप x और y जो उनको z की फॉर्म में लेके आइए, यानी कि x y को z की फॉर्म में, x z को y की फॉर्म में, किसी की फॉर्म में लेके किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो बेटा अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते तो यहां से आ गया 3x + 2z = 8। तो यहां से x की वैल्यू आपके पास में आ गई 8 - 2z / 3। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के y निकाल सकते हो। सेकंड में अगर देखो y डाल दे तो x यानी कि 8 - 2z / 3 + z - 3। यहां से देखो बच्चों कितना आ गया आपके पास में, z -9 आएगा यहां से, और यहां से 8, तो z -1 / 3। x और y निकाल लिया, ये उठा के तीसरी इक्वेशन में डाल दो। तो देखो बच्चों क्या मिलेगा, 8 - 2z / 3 + z -1 / 3 + az = b। बहुत बढ़िया ट्रिक है बच्चों, देखना ध्यान से। तो यहां से एलसीएम लेंगे तो ये देखो 8 - 1 जो वो आपके पास में 7 बन गया, यहां से एक माइनस का z आएगा, यहां से az, तो z अगर हम कॉमन ले लिया तो ये आ गया a - 3 = 3b। और यहां से बेटा z की वैल्यू निकाल लीजिए, तो z आ गया देखो आपके पास में 3b - 7 अपॉन में आपके पास में देखो कितना आ रहा है, a माइनस में 3 आ रहा है, सॉरी 3a - 1 बचेगा, 3a - 1, ये आ गया बच्चों यहां से 3a - 1। चलिए ये z की वैल्यू निकाल के यहां से बच्चों आप सारी की सारी चीजें जो बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे इसमें बोला गया कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब बच्चों कब आएगा, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए और न्यूमरेटर नॉन जीरो। तो डिनोमिनेटर को जीरो कर दोगे तो a जो उसकी वैल्यू 1/3 आ गई, और न्यूमरेटर जो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी b जो 7/3 नहीं हो सकता। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अगर इसी में बोला जाता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बेटा आप क्या करते, न्यूमरेटर को भी जीरो और डिनोमिनेटर के भी जीरो। अगर इसको यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए सिर्फ एक चीज करनी थी कि डिनोमिनेटर जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इस शॉर्ट ट्रिक को बच्चों आप अप्लाई करके क्वेश्चन जो उनको बहुत आसानी से और बहुत जल्द जो वो सोल्व कर सकते हो। यही देखो जेईई मेन 2021 में ही एक और सवाल पूछा है, इसको भी मैं आपको करवा देता हूं ताकि अच्छे से रूटीन में आ जाए। देखो यहां पे भी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में वैसे कांस्टेंट टर्म जो वो अल्फा है, बट यहां से कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगी क्योंकि जो अननोन है वो एक्स वाई जेड के साथ में नहीं है। चलिए इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर बेटा ऐड कर दे तो कितना बन रहा है, 3x - 2z = अल्फा + 3। तो यहां से x अगर हम फाइंड कर दें तो ये आ रहा है अल्फा + 3 + 2z / 3। और y फाइंड करना तो इसी इक्वेशन में डाल दे वापस से, या इसमें डाल दो, किसी में भी डाल सकते हो बेटा। इसमें अगर देखो डालेंगे y = कितना आएगा, z इधर ले आए तो z + 3 - 2x, x का मतलब था अल्फा + 3 + 2z / 3। x और y को किसी एक में ही अपने को कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखो 3z + 9 - 2 अल्फा - 6 - 4z / 3। थोड़ा सा और बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 3 - 2 अल्फा - z / 3, ये y आ गया। अब मैंने क्या बोला था, x और y को उठा के लास्ट वाली में डाल देना, यहां पे डाल दो तो देखो 3 इंटू में x + y, तो अल्फा + 3 + 2z / 3 प्लस 3 - 2 अल्फा - z / 3 प्लस बीटा z = 3। यहां से हम क्या फाइंड करते थे, z फाइंड करते थे। तो देखो 3 तो हर जगह से कैंसिल आउट,
यहां से 3 प्लस 3 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस जेड प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास 3। तो यहां से देखो जेड जो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, अल्फा माइनस 3 अपॉन बीटा प्लस 1। ये लीजिए बच्चों आपका सवाल जो खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ भी बोला जाए सारी चीजें बता सकते हो। जैसे सवाल में बोला गया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 3 और बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में -5। ये बच्चों आपको यहां पे फाइंड करना था, तो इसकी जगह देखो यहां पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3 - 1 और ये लीजिए +3 5 जो आपका फाइनल आंसर है कि नहीं। मजेदार ट्रिक, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद में आता है मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट वाला पार्ट खत्म हो गया। तो मैट्रिक्स में आपके पास में देखो स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होंगे या नीचे के एलिमेंट 0। इसी के बेसिस पे बच्चों इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बोला जाता है। अगर एक डायगोनल के नीचे के एलिमेंट के सारे 0 हैं तो वो अपर होगा, अगर ऊपर के सारे 0 हैं तो वो लोअर ट्रायंगल होगा। यहां पे जैसा कि लिखा हुआ भी है। डायगोनल का मतलब है कि बच्चों डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स वो 0 होने चाहिए। अब डायगोनल में एक स्पेशल केस आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट जो उनको 1 1 कर दो। यही सारी महाभारत यहां पे लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दो मैट्रिक्स को अगर इक्वल कब बोलेंगे, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी बात उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली अगर सेम है तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगली बात है बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन करना तो वो हमेशा आपके पास में कम्यूटेटिव होगा, यानी a + b करो या b + a। और ये एडिशन करना कैसे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है बच्चों उनको ऐड कर देना है। ये एसोसिएटिव भी होता है। एडिटिव इनवर्स बच्चों आपके पास में इंपॉर्टेंट होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक मैट्रिक्स में ऐसे मैट्रिक्स को ऐड करना जिससे कि नल मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि 0 0 0 उसके सारे एलिमेंट जो वो होने चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे डिटरमिनेंट में आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। मैट्रिक्स में बच्चों अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई होती है उसकी प्रॉपर्टीज काफी महत्वपूर्ण होती है। तो ए बी जो वो नॉट इक्वल टू बी ए होता है। जनरली ए बी और बी ए को हम बच्चों इक्वल नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ में बच्चों ये चीज लिखी हुई है तो इनको आप ध्यान से देख सकते हो, यही सारी चीज लिखी है, इसको आप नोट कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स हो वो बना सकते हो। उसके बाद में बच्चों मल्टीप्लीकेशन जो एसोसिएटिव होता है, यानी कि 3 मैट्रिक्स ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है तो आप ए बी करके फिर सी से कर दो या फिर ए को बी सी से कर दो, तो सेम ही रिजल्ट आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ए को बी + सी से कर दो या फिर ए को पहले बी से फिर सी से करके ऐड कर दो, तो ये भी सेम ही रिजल्ट जो वो आपको मिलने वाला है। चलिए उसके बाद में आता है बच्चों एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर एक पोलिनोमियल है जो कि fx में है तो यहां पे आप x को अगर किसी मैट्रिक्स a से रिप्लेस कर दोगे तो वो उसको भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। बस याद ये रखना कि जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ में बच्चों आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद में कुछ स्पेशल मैट्रिसेस होते हैं जिनको याद रखना आपको। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बच्चों एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें अगर a² a के इक्वल आ रहा है तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। नील पोटेंट का मतलब है कि a की कितनी पावर करने पे 0 हो रहा है मैट्रिक्स वो उतने इंडेक्स का हम उसको नील पोटेंट बोलेंगे। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है कि बच्चों अगर एक मैट्रिक्स को उसके स्क्वायर से एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो उसको हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद में आता है बच्चों ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स है उसके रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो और कॉलम जो उनको रोज में कन्वर्ट कर दो तो वहां से आपको ट्रांसपोज मिलता है। ट्रांसपोज की बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि a इंटू बी का जो ट्रांसपोज है उसको आप b का ट्रांसपोज इंटू में a का ट्रांसपोज लिख सकते हो। बाकी प्रॉपर्टी जो हो तो नॉर्मल है। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें कि ट्रांसपोज का यूज आता है सबसे बड़ा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे अगर वापस वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर उसका ट्रांसपोज लेने पे ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिल जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो बोलेंगे। यही चीज जो यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बच्चों सबसे खास बात यह है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसका मतलब यहां पे क्या है कि अगर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है
तो उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स है उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, और कोई भी दो रो या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो हमेशा सम 0। नोट कर लो बच्चों, बहुत बेहद खास बात ये। चलिए उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज जो आती है जिससे सवाल पूछा जाता है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर आप फाइंड कीजिए। कोफैक्टर से जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा उसका अगर बच्चों हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो उसको हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट बोलते हैं। अगली खास बात इसकी प्रॉपर्टीज होती है, एक एक प्रॉपर्टी को बच्चों ध्यान से करना है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो है वो होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई एन। उसके बाद में एक एडजॉइंट ऑफ ए है, उसका अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1। एडजॉइंट ऑफ के ए, इसको खास याद रखना बच्चों, इसमें से k की पावर n माइनस 1 बाहर आती है। गलतियां क्या करते हैं, हम k की पावर n को बाहर ले लेते हैं जबकि k की पावर n माइनस 1 बाहर आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो बच्चों एडजॉइंट बी इंटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी बेहद खास है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो वो होगा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, और अगर इसका पूरे का डिटरमिनेंट लेना है तो दैट विल बी डिटरमिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास में इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट फाइंड किया और उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया सॉरी, तो वहां से आपको मिल जाएगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। एक मैट्रिक्स के इनवर्स का अगर डिटरमिनेंट लेना है तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल का डिटरमिनेंट ले लो, सेम आंसर मिलेगा। के ए इनवर्स है तो 1 के इनवर्स का मतलब है कि 1 अपॉन के, इसको नीचे ले आओ। बाकी भी बच्चों जो प्रॉपर्टीज है वो आप इजीली देख सकते हो, इजी सी प्रॉपर्टीज हैं। लास्ट चीज बच्चों इसके अंदर एक आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस में लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। इसका यूज हम करते, ये हर एक मैट्रिक्स जो उसके लिए एप्लीकेबल है। यूज बच्चों हम इसका कैसे करते हैं, अगर एक मैट्रिक्स की हायर पावर आपको पूछिए या फिर अगर कहीं पे किसी मैट्रिक्स में ए इनवर्स का यूज आ रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं। एक इलस्ट्रेशन जो वो भी मैंने आपको बच्चों दिखा दिया। क्लियर? तो ये बच्चों देखो आपके पास में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की कहानी थी। आई होप कि आपने सारे के सारी चीजें अच्छे से सुन ली होगी। साथ साथ में बच्चों इसी से आप अपने शॉर्ट नोट जो बना सकते हो ताकि बहुत जल्द जो आप इससे रिवाइज जो वो कर सको। अगले कौन से चैप्टर का मिनी शॉर्ट बच्चों आपको चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए, अगला वही बच्चों मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। बेस्ट ऑफ लक।